लड़कियां हैं उनकी ज़्यादा तस्करी की जाती है, क्योंकि लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में ज़्यादातर जो है वो छोड़ दिया जाता है। जो दलाल है उन बच्ची को आइडेंटिफाई करते हैं, लालच देते हैं पैसे का कि भाई हम इसको नौकरी लगाएंगे, और उस बच्ची को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। बच्ची थी आसाम की, उस बच्ची को वहाँ से 8 साल की थी, उसको चुराया गया और चुरा के उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको 50,000 में सीतामढ़ी बिहार में बेच दिया। और वो लड़की 4-5 साल रेड एरिया में रही। उस बच्ची को ये नहीं पता मैं कहाँ की हूँ। मानव तस्करी को लेकर जो गिरोह काम कर रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज हो गई है, बहुत खतरनाक स्तर पर इसका यूज हो रहा है। आपकी शक्ल का हूबहू तैयार कर देंगे। मेरे सामने आते हैं ऐसे केस, लोग हैं या जो उस पर काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही फोटो बनाएंगे, सेम बिल्कुल, परिवार को भेजेंगे, भाई आप ये बच्चा हमारे पास है, इतने पेमेंट भेजो। मेरा मकसद है बच्चों को, जो बच्चे उठाए जाते हैं या गुम हो जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिक का शिकार, उनको बचाऊं और उनके परिवार तक पहुंचाऊं। आप फेमस हैं बजरंगी भाईजान के नाम से, लेकिन आपको बताऊं कि एक और फिल्म है, एक ही बंदा काफी है। तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर वो नाम बहुत अच्छा सूट करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। पूरी दुनिया में एक वक्त ऐसा था जब दास प्रथा जो है वो चला करती थी। दास जो हैं, दास यानी इंसान जो हैं वो खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। भारत में भी दास प्रथा जो है वो रही है, लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो उस वक्त जो है दास प्रथा को बंद किया गया। 1843 में कानून बना और बाकायदा ये तय किया गया कि अब कोई भी इंसान जो है ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना ही कोई इंसान खुद अपने आप को किसी के हाथों बेच सकता है या खरीदा जा सकता है। लेकिन ये प्रथा जो है वो इतनी पुरानी थी कि इससे एकदम छूटना जो है वो मुश्किल हो गया, और खास तौर पे उन लोगों को जिनको इसकी आदत पड़ चुकी थी, यानी जिनको दासों की आदत थी। और इसलिए फिर शुरू हुआ इलीगल काम। इलीगल काम क्या कि लोगों की ट्रैफिकिंग, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हुई, मानव तस्करी शुरू हुई। और मानवों को, यानी जो चाहे मर्द हों, चाहे औरतें हों, चाहे बच्चे हों, उनको अलग तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उठाया गया, एक जगह से उठाया गया, दूसरी जगह बेचा गया। और आज के दौर में भी ये काम जो है वो चल रहा है। हालांकि भारत के स्तर की बात करें, पूरे भारत में ही पुलिस जो है इस काम को रोकने के लिए काम कर रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बाकायदा बना हुआ है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की खास तौर पर बात इसलिए होती है क्योंकि हरियाणा के एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने अब तक 800 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को अपने परिवार से मिलवाया है जो कहीं ना कहीं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार थे। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कैसे काम करते हैं और कैसे उन बच्चों को मिलवाते हैं जो कि अपने परिवार से दूर हैं। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे काम करता है, ये गिरोह जो है वो कैसे काम करता है, और पुलिस इसको जो है वो कैसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है, कैसे इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। सर, आपका स्वागत है सर माई हिंदी टीवी पर। सबसे पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और फिर हम बात करेंगे कि ये जो मानव तस्करी है, ये एक तरह से हम कहें कि प्रथा तो बहुत पुरानी चली आ रही है, लेकिन कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए और आप इसमें कैसे काम कर रहे हैं? मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा से। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे डीजीपी साहब का, हमारे एडीजीपी मैम का, जो मुझे इस विभाग में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इन बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं मैं। 2016 से लगा हुआ हूं मैं इन बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का, जो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिक का शिकार हैं या एक बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर काम के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए या शादी के लिए या बैला फुसला कर लिए उन बच्चों को चुराया जाता है।
और उनको आगे से आगे सप्लाई किया जाता है ऑर्गन के लिए, जो बच्चों को स्पेयर पार्ट के लिए। तो हमारा मकसद है इन बच्चों को बचाया जाए, जो आने वाला टाइम है हमारा भविष्य है, तो इन बच्चों को बचाया जाए, इनको इनके परिवारों से मिलाया जाए। छोटे बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के लिए ले जा रहे हैं, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा। तो ये चीज़ों को हमारा मकसद है इनको रोकना। इन बच्चों का भविष्य है वो हमारे हाथ में है। तो ये छोटे छोटे जो बाहर के लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, हमारे हरियाणा में आते हैं, कोई बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, तो ये ट्रेन के द्वारा बच्चों को जैसे सप्लाई किया जाता है या बच्चों को लाया जाता है, तो उन पर रोकना। वो जो बच्चे बिछड़ जाते हैं उन बच्चों को परिवार तलाश करना, उनके परिवार तक पहुंचाना, ये मेरा कार्य है। सर, ये जो मानव तस्करी गिरोह है ये कैसे काम करता है, ये कैसे पहचान करता है कि हाँ उनको कौन से बच्चे उठाने हैं? क्या इस तरह का उनका कुछ होता है? क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि कैसे काम करता है, और पुलिस जो है क्या पूरी तरह से इसको खत्म नहीं कर सकती? सर, इसमें क्या है, ये जो गिरोह है जो बच्चों को चुराते हैं या बच्चों की तस्करी करते हैं, ये परिवार में ये देखते हैं ये बच्चा, जो परिवार के लोग गरीब लोग हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपना बना के ये विश्वास में लेके ये कहेंगे भाई आपके बच्चों को हम काम लगाएंगे, आपके बच्चे से ये कराएंगे, आपको पैसा देंगे। तो उन बच्चों को वहाँ से लेकर आते हैं और यहाँ पर उन बच्चों को ट्रैफिकिंग के, जैसे किसी दुकान पे लगा दिया, किसी के घर में लगा दिया, तो ये ट्रैफिकिंग है जी। तो हमारा मकसद है, ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं बच्चे, बस के द्वारा है, उनको रोकते हैं हम। अम्बाला में भी हमने बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू किया, जो बच्चे ट्रेन के द्वारा कोई मामा बन जाता है, कोई मौसा बन जाता है, कोई चाचा बन जाता है। तो वो ऐसे वो लोग हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं भाई ये गरीब है, ये इसके पास कौन सा है, उनके बच्चों को लेकर आते हैं। ये जैसे किसी रेड लाइट एरिया में, जैसे एक बच्ची थी आसाम की, उस बच्ची को वहाँ से 8 साल की थी, उसको चुराया गया और चुरा के उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको 50,000 में सीतामढ़ी बिहार में बेच दिया और उस बच्ची को इतने इंजेक्शन, इतनी दवाइयाँ देकर उसको तैयार किया और वो लड़की 4-5 साल रेड एरिया में रही। वहाँ की पुलिस की रेड पड़ी तो उस बच्ची को वहाँ से निकाला गया और उसको सीसीआई में रखा 3 साल तक। उस बच्चे को ये नहीं पता मैं कहाँ की हूँ। तो उस बच्चे से मैंने छोटे छोटे पॉइंट, बेटा बेटा क्या खाते थे, क्या पहनते थे, छोटे छोटे क्लू निकाले और उसका मैंने घर तलाश किया। वो लड़की आसाम की मिली जी। तो उसके बाद उसके 8 साल बाद उसके परिवार से मिला। तो ये ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वहाँ से बच्चों को चुराते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। ऐसी एक कहानी और थी, राजस्थान की थी, जो भीलवाड़ा की छोटी बच्ची थी, तो उसको कोई वहाँ से चुरा के लाया और उसको दिल्ली में उसको बेचना था। तो जो व्यक्ति उसको उठा के लाया था वो गिर गया और वो लड़की वहाँ से निकल गई और निकलने के बाद दिल्ली पुलिस की मिल गई वो बच्ची 12 साल एक सीसीआई में रही पढ़ लिख के। उसको सिर्फ अपने पापा का नाम बक्सू पता था और कुछ छोटी मोटी वहाँ की जो बातें याद थी उसके, भाई ऐसा घर था, क्या खाते, ये छोटे क्लू बनाए मैंने और उस बच्ची को ढूंढा। 12 साल बाद उसके परिवार तक पहुँचाया। उनको पता नहीं था हमारी बच्ची कहाँ है जी। तो ये मेरा मकसद है, इन बच्चों को, जो बच्चे उठाए जाते हैं या गुम हो जाते हैं, वुमन ट्रैफिक का शिकार, उनको बचाऊं और उनके परिवार तक पहुंचाऊं। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसके बारे में और भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं आपसे पहले पूछूंगा कि आप जो बच्चा मान लीजिए किसी तरह से अपने परिवार से बिछड़ गया, आप उसको परिवार से मिलाते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो गिरोह काम कर रहा है, मानव तस्करी को लेकर जो गिरोह काम कर रहा है, उस पर कैसे पकड़ बनाई जाए, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? उसके लिए पुलिस क्या कर रही है सर, हर उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल बनाए हुए हैं सरकार ने, हर राज्य में काम कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग काम कर रही है। उनको आइडेंटिफाई करती है भाई यहाँ से बच्चे कितने जा रहे हैं और उन पे गिरफ्तार भी करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है और एक फिगर भी तैयार कर रही है पुलिस ने कि भाई यहाँ से कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं, कितने बच्चे रेस्क्यू हुए हैं। और डीसीपीओ है, उनका भी उस पर निगरानी है और सीडब्ल्यूसी है, उसकी भी निगरानी है और जो बचपन बचाओ आंदोलन भी जुड़ा हुआ है पुलिस के साथ, उनकी भी निगरानी है और रेलवे, जो रेलवे पुलिस है, आरपीएफ है, उसकी भी ट्रेन के द्वारा आते हैं। तो ये सभी पुलिस है, जो एक संस्थाएं भी हैं जो सरकार के मुनाइंदे कर रहे हैं, ये सभी जुड़ के इस ह्यूमन ट्रैफिक पे पूरा एक फोकस है, इन बच्चों को बचाया जाए। सर, ऐसा भी है कि ये तो एक हो गया इंटर स्टेट कि हाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजे गए, क्या विदेशों में भी बच्चे जो हैं वो भेजे जाते हैं? कुछ ऐसा भी आपके, जब आप केस सॉल्व करते हैं या ऐसे भी कोई केस आपके सामने आते हैं? मेरे सामने एक आया, एक लेडीज़ थी, वो आज से 12 साल पहले वो नेपाल में मिली
अब वो किसके द्वारा वहाँ पर पहुँची, ये बहुत ही हमने बहुत उससे गहनताई से पूछताछ भी की। वो बच्ची 12 साल तक लेडीज थी, उस टाइम वहाँ पे रह रही थी। अब वो लेडीज हो गई थी, तो वो अपने फादर के साथ गोरखपुर गई थी और वहाँ से वो मिसिंग हो गई और वो नेपाल में रही 12 साल तक। तो वो भी कोई उसको लेके गया वहाँ पे और वहाँ पे उसको छोड़ के चला गया। तो उसके बाद वो अपसेट रही वहाँ पे। फिर उसको मैंने वहाँ से छोटे क्लू पूछ के वो मिली झारखंड की, उसको वापस अपने देश लाया और उसके घर मैंने भेजा। तो ये जो तस्करी का है बाहर, जैसे बांग्लादेश से हैं, वहाँ से ये तस्करी यहाँ पे आते हैं। अभी एक बेटी का किस्सा है, उसकी फैमिली आज से 12-13 साल पहले आई थी और वो फादर है वो जेल में चला गया और वो बच्ची है वो सीसीआई में चली गई। फादर जेल काट के वापस चला गया, वो बच्ची यहीं पे है। तब उस बच्ची को मैं वापस उसके घर भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये भी एक तस्करी का ही संसाधन। लोग यहाँ पे आते हैं या किसी के द्वारा कोई लेके आता है और वो फिर यहाँ पे उनको सप्लाई करते हैं। तो ये बाहर के राज्यों से, जैसे बाहर के स्टेटों, जो बाहर के देश हैं, जैसे हमारे नेपाल है, जैसे भूटान है, अपना बांग्लादेश है, तो ये लोग यहाँ पे आते हैं किसी के द्वारा या जाते हैं। तो ये भी तस्करी का एक वो है। अच्छा सर, इसमें ये भी है कि जैसे लड़कियां हैं उनकी ज़्यादा तस्करी की जाती है, क्योंकि लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में ज़्यादातर जो है वो छोड़ दिया जाता है। छोटी बच्चियों को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह ऐसी जगह बिठा दिया या पहुंचा दिया जहां देह व्यापार जो है वो बड़े जोर शोर से किया जाता है। तो ऐसा भी कुछ है या फिर लड़के और लड़कियां बराबर ही? लड़कियों को उठाया जाता है। जो गरीब परिवार हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जो दलाल हैं उन बच्ची को आइडेंटिफाई करते हैं और उन परिवारों से उनको लालच देते हैं पैसे का कि भाई हम इसको नौकरी लगाएंगे। और उस बच्ची को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। उस बच्ची को उठा के, मैंने पीछे गुवाहाटी की लड़की थी, उसको वहाँ से परिवार से ले आए और ले आने के बाद उसको बिहार में बेच दिया। उसको बच्ची को नहीं पता मैं कहाँ की हूँ। तो मैंने छोटे छोटे उसके पॉइंट पूछे, वो राइट एरिया से उसको निकाला। तो वो परिवार के लोग उसमें सहमत भी होते हैं, परिवार के लोग इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, पैसे के लालच में आ जाते हैं थोड़े से पैसे में और बच्चों को बेच देते हैं। तो सर जैसे मान लीजिए परिवार को ये पता होता है कि हाँ हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। कुछ को ये कहा जाता है भाई इसको काम के लिए ले जा रहे हैं जी। उसके आगे उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। सपोज करो कोई बच्चा बिहार से है, उसके परिवार को बोला जाएगा भाई हम इसको चाय की दुकान पे लगा देंगे जी। उसको बोल दिया, उसके पैसे दे रहे हैं, पर यहाँ नहीं पता ना उसको क्या ले रहे हैं, उससे क्या काम ले रहे हैं। बिल्कुल। उसको और उनको फिर पैसे पहुंचाते हैं, उनके खाते में डालते हैं। अच्छा। जो एजेंट है, एजेंट उनसे पैसे वो करता है, या फिर उस बच्चे का पता ही नहीं कहाँ गया बच्चा जी। जैसे अब एक बच्ची थी, उसको 16 साल बाद मैंने ढूंढा, वो भी वो पढ़ लिखे टीचर बन गई। उस लड़की क्या क्या कहानी क्या थी, उसके जो परिवार के लोगों के साथ वो आई थी और उसके रिश्तेदार थे कोई साथ में। तो उस बच्ची को बोले भाई मैं इसको यहाँ पे बच्चे खिलाने के लिए इसको लगा देती हूँ। तो उसने लगा दिया, वो बच्ची वहाँ से गुम हो गई। और फिर परिवार के लोगों ने क्या किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस उस लेडीज पे लगा दिया कि इसने हमारी बच्ची गायब करी है। अच्छा जी। इसने कहीं बेच दिया हमारी बच्ची। बच्ची तो सीसीआई में थी। तो वो लेडीज जेल में गई। तो फिर उस बच्ची का मैंने धीरे धीरे, उसने सिर्फ ये बता था कि मेरी मम्मी की उंगली कटी हुई है और उसने कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने उसके जो भाई कैसे कटी मम्मी की उंगली, वो बोले कि भाई मेरी जो मम्मी की उंगली है एक चावल कूटने की मशीन होती है उसमें कटी। उन्होंने पूरे देश में जितनी चावल कूटने की मशीन वो दिखाई। फिर मैं उसको आइडेंटिफाई हुआ झारखंड। फिर मैंने उसकी फोटो बनाकर एक पूरा डाटा लिख के वो डाली। फिर वहाँ से पता लगा भाई ये इस गाँव की है। अच्छा। उससे फिर आइडेंटिफाई हुआ कि भाई, उन्होंने कहा भाई हमारी लड़की तो इस लेडीज ने बेच दिया। मतलब भाई तुम्हारी लड़की तो बेचा नहीं है, तो गुम हो गई थी। अच्छा जी। तो 16 साल बाद वो बच्ची अपने परिवार में गई। हाँ। तो सर हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में अभी मौजूदा समय में ऐसे केस जो हैं वो कितने स्तर पे आते हैं, या मतलब कोई, या फिर आप अगर ये बताना चाहें कि पूरे हरियाणा में कोई एक ऐसा जिला जहां पर ये गिरोह जो है वो ज़्यादा सक्रिय हों, या पूरे हरियाणा में ही एक जैसे हालात हैं? नहीं, हमारे हरियाणा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो केस है वो बहुत कम है जी। कोई एका दुक्का केस ऐसा आता है। यहाँ पर बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं, यहाँ से कोई जाता नहीं है जी। तो जो बाहर के लोग, प्रवासी लोग हैं, यहाँ कमाने खाने आते हैं या किसी के वैभव उसमें वो आ जाते हैं। और ऐसे ह्यूमन ट्रैफिक के केस बहुत कम है हमारे यहाँ पे। और मिसिंग के ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हरियाणा गवर्नमेंट और हमारे जो हरियाणा पुलिस है, जो मिसिंग के बच्चे हैं उन पे जो है ह्यूमन ट्रैफिक हर जिले में बनाई हुई है, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर।
तो सर ये एक और बात है, जो जैसे मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे होते हैं, हालांकि उनमें ज़्यादातर जो हैं वो परिवार से ही होते हैं, यानी कि उनके परिवार जो माता पिता जो हैं वो साथ में होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते होंगे जिनको कि स्पेशली जैसे हम कई बार फिल्मों में देखते हैं कि हाँ जो ये गिरोह काम कर रहा है उसने उन बच्चों को जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे लगा दिया। तो क्या इस तरह के केस एक्चुअल में, मतलब ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं या फिर एक्चुअल में भी ऐसा होता है? मैंने ऐसे बहुत इस पर स्टडी की है। हाँ जी। पंचकुला में भी मैं देखता हूँ ज्यादातर जो बच्चे हम रेस्क्यू करते हैं वो परिवार के मिलते हैं, परिवार उन्हीं के परिवार के। हाँ जी। जैसे कोई खिलौना बेच रहे हैं, हाँ जी, या कोई रेड लाइट पे बैठे हैं, हाँ जी, तो वो बच्चों को मैंने पूरा आइडेंटिफाई किया, वो बच्चे उन्हीं के मिले हैं। ऐसा कोई ग्रोह सामने नहीं आया कि जो भाई कोई उठा के लाया और इन बच्चों को यहाँ पे काम पे लगा दिया। हाँ जी। जो जैसे हमें लेबर पे उठाते हैं उन पे मिलते हैं बच्चे। हाँ जी। जैसे कोई भाई मामा लेके ने लगा दिया, चाचा ने लगा दिया, ताऊ ने लगा दिया, हाँ जी। वो लोग मिलते हैं। रेड लाइट एरिया में ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो भाई किसी का बच्चा गिरोह काम कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। छोटे बच्चे भी आइडेंटिफाई किए हमने। हाँ जी। तो पर ऐसा कोई सामने नहीं आया मेरे कि भाई ये बच्चा चुराया हुआ है, इस पे काम ले रहे हैं। आपने जिस हिसाब से आप अभी काम कर रहे हैं, आपको तो बजरंगी भाईजान का टाइटल दे दिया हुआ है, जैसे क्योंकि बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने बेटी को मिलवाया था मुन्नी को, वैसे ही आप बच्चों को मिलवाते हैं। तो जब ये काम आपने शुरू किया, कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर ये फर्स्ट टाइम मैं 2015 में एक CCI में गया था, सेक्टर 15 में। तो छोटे बच्चे बेचारे भागे भागे आए कि ये मेरे मम्मी पापा है। तो उसी दिन से मेरे मन में ये आया, जो आपने पहला परिवार जो है वो मिलवाया। हाँ, तो मेरे को ये लगा यार कुछ करना चाहिए इन बच्चों के लिए। ये बेचारे कितने दिनों से वेट में है भी कोई हमारा मम्मी आएगी पापा आएगी, उनको अब बहुत अंदर। उसी दिन से मैंने ये मन में बना लिया था भाई मेरी ड्यूटी कहीं हो, मैंने इन बच्चों को घर पहुँचाना है। कोई उस बच्चा मेरे को मिलता है, मैं खुद कॉल करता हूँ, कभी यूपी में, बिहार में, लखनऊ में, जहाँ पे भी है। अभी एक केस सोल्व किया मैंने, एक बच्चा था लखनऊ में, और वो बच्चा वहाँ पे उस पर रह रहा, ये बच्चा है हरियाणा का हो सकता है। तो मैंने उसका आइडेंटिटी किया, उसको निकाला, वो सांबी का मिला करनाल में। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बोले जी हमारा बच्चा तो हमारे पास है। अच्छा जी। हाँ, बोला भाई तुम्हारा बच्चा तो लखनऊ में, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास कैसे? बोले जी हमारे पास है। वो किसी नकली बच्चे को रख रहे। अच्छा जी। उस बच्चा है, उसका एमआर था और वो करनाल में मिल गया। तो उनको 9-10 साल के बाद मिला, उस जैसा ही शक्ल के मिलता जुलता। तो उसको लिया है कि भी हमारा बच्चा है। अच्छा जी। समाज का पाल रहे 2 साल 3 साल। मैंने वीडियो कॉल कराई, बोले जी हमारा तो असली बच्चा ये लगता है। मतलब ये क्यों है फिर? तो उसको पता नहीं, उनको पता नहीं। अच्छा। तो फिर मैं FIR मेरे पास थी, फिर मैंने उसको सर्च करा, उसको मैं लखनऊ से लेकर आया, असली बच्चा मैंने इनको दिया। और जो ये बच्चा जिसको नकली रख रहे ये बम्बई का है। अच्छा, और बच्चे को पता था कि ये मेरे असली नहीं पता। वो बच्चा MR था। अच्छा। उसको पता ही नहीं। अच्छा। तो मैं उस बच्चे के परिवार से मेरा टाइप चल रहा है, उसको हवाले करूंगा। तो ये परिवार के लोग भावनाओं में, या उनको पता नहीं 10 साल के बाद ऐसा मिला है तो हमारा ही होगा। अभी एक बेटी को सर्च किया है, वो 2013 से मिसिंग थी दिल्ली से। अच्छा। तो उसको बच्ची की जो उंगली है थोड़ी यहाँ से कटी हुई थी, तो उसको मैंने छोटे क्लू पूछा, बेटे आप क्या खाते थे, कैसा ही, वो निकाला। फिर उसकी दिल्ली में एक FIR मिली। अच्छा। वो सोनीपत गुमड़ गांव वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ से पता किया भाई ये बरनाला में रहते हैं, फिर वहाँ से पता लगा भाई करनाल में रहते हैं। तो उस बच्ची का आइडेंटिफाई करवा के अब 11 साल बाद उसके परिवार से मिला है। तो ये छोटे छोटे क्लूओं के आधार पर तलाश करता हूँ और उनके परिवार तक पहुँचने का काम करता हूँ। अच्छा सर, मैं अपने दर्शकों से भी रूबरू होकर ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो हैं स्वस्थ हैं, स्वस्थ से मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनका दिमाग सही है, जिनकी आँख कान नाक बोल सकते हैं सही हैं, वो तो अगर गुम हो भी गए तो अपने बारे में बता सकते हैं कि हाँ मेरे घर वहाँ हैं, या मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का ये नाम है। लेकिन सर जो दिमागी तौर पे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, ठीक है, या फिर जो बोल नहीं सकता है, जी। या मान लीजिए देख नहीं सकता है, ऐसा बच्चा अगर गुम हो जाए तो फिर उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे मिलवाते हैं? अभी एक केस था मेरे पास टवाना से, बच्चा मिसिंग था 2021 से, और बच्चा बोल नहीं सकता। अच्छा जी। हाँ, और वो लोग बहुत परेशान थे। उनका एक ही बेटा था। तो उन्होंने कहा सर आप ढूंढो। वो केस मेरे पास आ गया, मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उसकी एक वीडियो तैयार की और हर राज्य में भेजी मैंने, हर जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर उसमें। तो मैंने ग्रुप बनाए हुए। तो मेरे को 3-4 दिन के बाद वहाँ से कॉल आई, जी ये बच्चा तो हमारे को रात को मिला है तलसेरी केरला में। अच्छा जी। वो बच्चा जो मेरे पास था उससे मैच हो गया। मैंने वो दिखाया, बोले जी बच्चा हमारा ही है। अच्छा जी। तो
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये भी बेनिफिट है। और नंबर 2 क्या है, अभी बिहार से मैंने कम से कम 60-65 बच्चों को मिलवाया है, जो बिहार में जैसे मधुबनी है, सहरसा है, रोहतास है, चंपारण है, ये छोटे डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर जो CCI है उनमें बच्चे कई कई सालों से रह रहे हैं, 10 साल से, 8 साल से, 9 साल से। तो मैं कहा भाई इनका आप एक आधार कार्ड तैयार करो। हाँ जी। हमने आधार कार्ड तैयार किया, फिर वो डुप्लीकेट आया, डुप्लीकेट से मैंने उनका डाटा निकलवाया, भाई पीछे इसका बना हुआ है, उसका एड्रेस निकाला, फिर उनको बच्चा ढूंढा, उससे पता लग जाता है। तो फिर उसके बाद वो बच्चे आज अपने घर हैं, जो बेचारे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसा ही एक बच्चा छत्तीसगढ़ में था, उसका आधार कार्ड बनवाया, वो 6 साल के बाद उसके घर भेजा है जी। तो ये भी है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा है 5 साल के बाद होता है, उसका आधार कार्ड अपडेट जरूर करना चाहिए जी। या कोई बोलता नहीं है, सुनता है, उसका यहाँ पे नाम लिखवा दो या फ़ोन नंबर लिखवाओ, उसका बच्चा पता लग जाए। बिल्कुल। सर, जैसे आपने बात की कि बिहार की बात की, आपने केरल की बात की, आप सर्विस जो है वो हरियाणा पुलिस में कर रहे हैं, तो फिर ये जो आपके पास बिहार के केस आते हैं या फिर केरल के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, ये आपसे कैसे अटैच होते हैं? सर, मैं क्योंकि आप तो हरियाणा पुलिस के लिए सर्व कर रहे हैं। मैं हर स्टेट में जैसे ग्रुप है, मैं कॉल करता हूँ कि भाई हमारे पास कोई हरियाणा बच्चा तो नहीं है, हमारे हरियाणा का भी हो सकता है जी। जैसे लखनऊ से मैं 3-4 बच्चे लेके आया हूँ, हमारे हरियाणा के थे, और मध्य प्रदेश से लेके आया हूँ, मुंबई से लेके आया हूँ। तो हमारे जो मैं कॉल करता हूँ, भाई आपके पास कोई बच्चा हो, उस बच्चे का पता नहीं ना वो है कहाँ का जी। वो तो बाद की बात है ना, वो बिहार का है, यूपी का है, तमिलनाडु का है। फर्स्ट टाइम हमारा जैसे फोकस है बिहार का, अपने हरियाणा का, उसके बाद पता लगता है भाई हरियाणा का है कहाँ है, फिर उस बच्चे को भी मैं ढूंढता हूँ। वो कहते हैं सर ये तो हमारे पास उधर का हो सकता है, आप देखो, तो मैं उसको भी ढूंढ देता हूँ जी। तो ये चीज़ है सर। यानी कि जब आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो जी। फिर आपको पता लगता है कि हाँ ये बच्चा कहाँ का है या कहाँ का नहीं है। तो हरियाणा से भी ऐसे बच्चे जाते हैं जो कि बाहर के स्टेट के हैं और हरियाणा में आके? मैं बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने हरियाणा से मिसिंग हैं, उनको लेके आया हूँ। अच्छा जी। और जो बाहर स्टेटों के बच्चे हैं जो हरियाणा में रह रहे हैं, उनको परिवार से मिलवाया। अभी एक बेटी है, उसको मैंने सर्च किया है, वो नागपुर की है, 14 साल से गुम थी। अच्छा जी। अभी उसके परिवार से मिलाना है। तो एक बच्ची थी जो उसको मैंने ढूंढा था 2018 में, उसको सिर्फ ये पता था सर हमारे घर के पास धागे पड़े रहते थे और दुनिया में मेरे को नहीं पता मैं कहाँ की हूँ जी। तो मैंने इसको ढूंढना स्टार्ट किया, छोटे छोटे क्लू निकाले, भाई धागे काम कहाँ होता। तो पानीपत में उसकी DDR मिली 2018, उसमें 18 में उसके परिवार से मिला था। तो ये पहले पता नहीं होता ना सर वो है कहाँ का। हाँ जी। उसके बाद सर्च होता है, परिवार से मिलता है, फिर पता लगता है बच्चा कहाँ गया है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि जब आपके पास मान लीजिए कोई केस आया तो सबसे पहले तो आप यही कोशिश करते हैं कि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ का है। जी जी जी। और वो जो बच्चा बताएगा उसके आधार पर आप अपनी सर्चिंग करते हैं। उसका सर फर्स्ट टाइम मेरी जो काउंसलिंग होती है, मैं उसको पहले तो ये सो नहीं होने देता, मैं पुलिस वाला हूँ नंबर 1। बच्चे से मैं छोटे छोटे क्लू बोलता, बेटा आप क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसा वहाँ का होता एनवायरनमेंट था। ये छोटे छोटे क्लू है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी। इससे स्टेट का पता लगता है, डिस्ट्रिक्ट का पता लगता है और उसके एरिया का पता लगता है। हाँ जी। उनका आधार बनाता हूँ, फिर उनको सर्च करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ इस पर। सर आपकी पूरी टीम काम करती है? ये जैसे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं तो पूरी टीम के साथ आप काम करते हैं मिलकर, या फिर आप अकेले ही? सर टीम है, पर जो काम है ये मेरा इंडिपेंडेंट, मैं खुद काम करता हूँ। अच्छा। जो बच्चों से बात करना, बच्चों के पास जाना, वहाँ पे सर्च करना, ये मैं खुद अपना काम करता हूँ। टीम में जो काम मिला वो उनके साथ जो मेरी जो जरूरत पड़ती है उनकी सहायता लेता हूँ, या फिर मैं जो बच्चों से बात करना या खुद कहीं जाना है वो मैं खुद करता हूँ। एक सवाल कि कितना मुश्किल लगता है ये काम? मतलब जब आप किसी भी फील्ड में वैसे तो उतरते हैं, जब करने लगते हैं तब तो हर काम आसान हो जाता है, लेकिन वैसे क्या लगता है कि हाँ ये काम जो है आसान है या मुश्किल है? किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करना, उसको परिवार से मिलाना, कितनी मुश्किलें आती हैं? सर पहले मुश्किल थे, अब कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। अच्छा जी। अब तो ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी मिल जाएगा मेरे को। अच्छा। पहले जैसे पे स्टार्टिंग किया उस टाइम में कोऑर्डिनेट करना, जैसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कोई बच्चा तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, तो अब मेरे पास सभी लोग भाषाओं के लोग हैं। जैसे केरल का है, अभी एक बच्ची थी वो हिंदी भाषा बोल रही थी, केरला में थी, तो वहाँ से कॉल आया, सर एक बच्ची हिंदी बोलती है। तो मैंने उससे बात की तो वो मुजफ्फरनगर की अपना यूपी की मिली। हाँ जी। तो कोऑर्डिनेट करा के मैंने उसके परिवार से मिलवा दिया। तो पहले मुश्किल थी सर, अब तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं लग रही मेरे को कि भाई
कोई दिक्कत नहीं आती। शुरुआत में मुश्किल मुश्किल होती थी। अब तो मेरे को एक वो हो गया भाई, फटाफट इसको पता लग गया, मिलवा दिया। अब आपको ये कह सकते हैं कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं इस फील्ड के। सर एक्सपर्ट तो कोई नहीं, मैं हर एक नई चीज़ सीखता हूँ, हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है भाई, इसको कैसे ढूंढा जाए। वैसे तो सर देखिए, कोई भी किसी भी फील्ड का अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं, तो मतलब वो अभी बंदा कच्चा है, ये हाँ, माना जाता है। हाँ। क्योंकि कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, हर फील्ड जो है जितना आप अंदर जाएंगे उतनी ही गहराई है, उतना ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये होता है कि हाँ, जब हम किसी एक फील्ड में एक समय तक काम करते हैं तो फिर हमें छोटी छोटी चीजें जो है उनका मालूम हो जाता है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजें जो है उससे आप निकल कर आपको उसका पता चल चुका है कि हाँ, ये काम जो है ऐसे होता है। जैसे वे 8 स्टेट है, दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो ये ऐसे जिप नेट है। जैसे भी मेरे को पता लग जाए बच्चा ये दिल्ली का हो सकता है, तो मैं जिप नेट पर डालूँ, एक बार पता लग जाता है जी। तो ये क्या सर, एक इंटरेस्ट है उसका, वो करे। अगले भी कहते हैं सर इतनी जल्दी कैसे मिल गया, मतलब भाई ये सिस्टम है। बिल्कुल। तो सिस्टम को समझना, तो ऐसे सर कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं तो एक्सपर्ट इतना नहीं हूँ, पर मैं हर रोज़ कुछ सीखता हूँ, कोई नई चीज़ भाई, कैसे इसको ढूंढा जाए, इससे कैसे निकाला जाए, छोटे छोटे कलुओं के आधार पर इसको उसकी चैन बनाना, उस तक कैसे पहुँचना है। बिल्कुल। जब भी हम काम करते हैं अपनी अपनी फील्ड में, मान लीजिए मैं एक पत्रकार के तौर पे अगर मैंने कोई खबर की है या कोई अच्छी न्यूज़ की है, तो मुझे लगता है कि ये मेरी बेस्ट है। और या फिर मान लीजिए कोई खबर करने में हमें बड़ी मुश्किल आई, तो हमें लगता है कि हाँ, ये खबर बड़ी अच्छी हुई और मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। आपके 850 के करीब केस हो चुके हैं, कोई ऐसा केस जिसको आपको सॉल्व करने में मुश्किल आई हो, और जब वो सॉल्व हो गया तो आपके दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि मुश्किल बेशक आई लेकिन मैंने ये सॉल्व कर दिया? एक माता जी थी, वो देख नहीं सकती थी और वो 9 साल से भटक रही थी अपने बच्चे के लिए। भाई मेरा बच्चा डिस्ट्रिक्ट पुलिस में बहुत घूमी, फिर स्टेट क्राइम में आई, उसके बाद वापस फाइल चलेगी, हर जगह मंत्री से सबसे मिलती थी, भी मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। और तो वो केस मेरे पास आ गया, तो माता जी से बोला मैंने, माता जी आप देख तो सकते नहीं, आप कैसे वो करोगे, पहचानेंगे कैसे? बोली मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरे को उसका बहुत वो लगा। मैं बोला माता जी मैंने कुछ भी, आपको बच्चा ढूंढना है। मैंने बोली बेटा ऐसे वादे तो बहुत करके लोग चले गए, आप भी वादा मत करो। मतलब माता जी मैंने वादा कर लिया तो कर दिया, तेरा बच्चा मैं ढूंढ के लाऊंगा। तो केस मैंने स्टार्ट कर दिया। मतलब माता जी कोई पहचान बताओ उसको। ये कब की बात है सर? सर ये बात है 2021 की। अच्छा जी। तो माता जी से मैंने पूछा, माता जी कोई पहचान, उसका जो बेटा था उससे, वो बोले जी उसके जो हिप पे है ना एक ऑपरेशन का निशान है। अच्छा जी। ठीक है। तो मैं बोला और कोई? बोली और कोई पहचान नहीं है। तो मैंने उसके सर एक डाटा तैयार करता हूँ मैं, जैसे मेरे जितने ग्रुप थे मैंने सभी में भेजा। तो मुझे सर 4-5 दिन के बाद मैसेज आया कि भाई इस बच्चे से मिलता जुलता एक बच्चा हमारे पास है लखनऊ में। अच्छा जी। जो आफ्टर केयर है। तो मैंने कहा भाई इसका नाम क्या है? उसका नाम भी डिफरेंट था। अच्छा जी। फादर का नाम एक था। अच्छा जी। मैंने एक फ़ोटो मंगवाई। फ़ोटो मंगवाने के बाद मैंने उसके जो बेटा था उसके पास भेजी। वो कहा सर ये फ़ोटो तो हमारे भाई की हो सकती है, पर अभी मैं बोला भाई को जो पहचान है, वो बोला जी वो हमारे को जो मैंने पहचान बताई थी ना, आप वो दिखाओ हमारे को। तो मैंने उसकी वहाँ की हिप की फ़ोटो मंगाई। वो फ़ोटो मंगाने के बाद इनको दिखाई। वो बोले जी यही हमारा भाई। अच्छा जी। तो फिर मैंने माता जी को फ़ोन पे बात की, मैं माता जी बच्चा तो मिल गया। बोली मैं अभी कैसे मानूँ? तो फिर मैं उस माता जी को लखनऊ लेके गया और उसके बेटे को लेके गया और मैंने उनसे मिलवाया। तो माता जी ने उसके ऐसे हाथ लगाए ना, ऐसे ऐसे, मतलब टच किया। मतलब माता जी यही है। पहले मैंने किसी और बच्चे को हाथ लगाया, बोली ये नहीं है। तो फिर मैंने दूसरा बच्चा उसके हाथ में दिया, बोली ये है। तो मेरे को, मैंने कहा भाई मेरा आज सफल हो गया कार्य। तो उसके बाद फिर उस बच्चे को मैंने वहाँ से लेके आया और 10 साल के बाद मैंने उसके, यमुनानगर का बच्चा था, उसके माता जी के हवाले किया। वो माता जी आप अभी भाई फ़ोन करती है, बेटा आप हमेशा आप खुश रहो, आपने बहुत ये वो करती है। मतलब वो ठीक है लड़का, बोली बहुत खुश है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसका। तो उस बेचारी के वो देख नहीं सकती पर महसूस तो कर सकती है। तो मेरे सामने वो बड़ा चैलेंज केस था। तो ये यादगार केस रहा आपका? जी 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 सर।
सर जब हम इस तरह का काम करते हैं और पुलिस की जॉब तो वैसे भी 24 आवर ही मानी जाती है, परिवार कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ परिवार की तरफ से ये कहा जाए कि आप हर वक्त इसी काम में लगे रहते हो, या फिर मुझे लगता है कि अब तो नहीं लेकिन शुरुआत में बेशक ऐसा कहा जाता, तो अब कैसा सहयोग था और शुरुआत में कैसे थी? सर बार बार यही कहते थे कि भाई सारे दिन आप खोल के बैठ जाते हो। तो फिर एक दिन मैं इसको मिसिज को साथ लेके गया, 2 बच्चे मिलवाने थे मैंने पंचकुला में सेक्टर 12 में। तो वो बच्चे जब अपने माँ बाप से मिले ना तो रोने लग गए, तो ये भी रोने लगी मिसिज भी। तो उसी दिन से ये बोली कि भी मैं कुछ नहीं कहूँगी आज के बाद। इसने एक प्रैक्टिकल देखा, सामने वो चीज़ सामने देखी। उस दिन के बाद ये खुद अपना काम करती है, खुद जब बच्चे को देखना ये करना सब मेरा कोई इनका वो नहीं है, कहीं जाना है ये सब खुद अपने आप संभालती है। मैं अपने मिशन पे हूँ। अब जब आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं तब भी लगता होगा कि नहीं, जो आप मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने दिख भी रही है, तो उससे भी एक मन को तसल्ली मिलती होगी कि नहीं मेरे परिवार जो है या मेरे पति जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और बच्चों को भी लगता होगा कि नहीं हमारे माता पिता जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, एक प्राउड फील करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई पूछता है भाई ये आपके वो हैं, कभी जैसे न्यूज़ में आती है, अखबार में आती है, लोग कटिंग भेजते हैं। हाँ जी। या कोई न्यूज़ की वो फोटो ताके भेजते हैं, तो अच्छा लगता है इनको भाई परिवार के भी हैं। जैसे गांव में हैं मेरे अंकल जी हैं, चाचा जी हैं और मदर हैं, भाई हैं, उनको अच्छा लगता है कि भाई हमारा भाई है, मेरा बेटा है, अच्छा काम कर रहा है। जिसमें मेरे अंकल जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, उनका इसमें जैसे मेरे को पढ़ाने लिखाने में, मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो वो सारा जो कार्य किया वो मेरे जो अंकल जी हैं मास्टर ओम प्रकाश जी, उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया भाई, जो मैं सहयोग किया यहाँ तक पहुँचाने में, तो उनका बड़ा योगदान है। जब आपने ये काम शुरू किया तो पहल तो मन में नहीं होगा कि हाँ मैंने यही करना है, लेकिन जब आपके सामने वो पहला केस आया उसके बाद ही आपकी सोच बदली? जी जी जी। फर्स्ट टाइम मैं जब CCI में गया था तो वहाँ जो बच्चे आए थे ना, उसके बाद मैंने ये महसूस हुआ कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैंने बच्चों को मिलवाया, एक फर्स्ट केस था मेरा, एक छोटी सी बच्ची थी और वो 6-7 साल की थी, उसको ये नहीं पता मैं कहाँ की हूँ, तो वो भाषा ही अलग बोलती है, हमें पता ही नहीं भाई ये क्या भाषा बोल रही है। तो मैं उसको चंदी मंदिर उसमें हॉस्पिटल ले गया, तो मैंने उसको वहाँ पे बुलवाया, वो बोले जी बंगाली बोल रही है। अच्छा। तो बोले भी फिर बंगाल की भाषा में बात कराई, फिर उन्होंने एक स्कूल का नाम लिखा, फिर वहाँ 24 परगना में उसको सर्च किया, तो उसका परिवार मिला गुड़गांव में। अच्छा जी। तो फिर उनको मिलवाया मैंने। फिर उसके बाद मेरे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, फिर आगे से आगे। फिर उसके बाद अभी फिर एक बार मैंने एक बच्चे को सर्च किया, तो कैलाश चतुर्थी नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने ट्वीट किया मेरे लिए। अच्छा जी। तो उन्होंने बात भी की मेरे से, तो फिर मेरे को और वो लगा कि भाई अब बहुत अच्छा काम है और आगे बढ़ाना चाहिए काम करना चाहिए। फिर एक बुक थी द बुक ऑफ होप, उसमें मेरी कुछ कहानियाँ छपी। अच्छा जी। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर आगे से आगे चल बच्चों ढूंढता रहा, फिर और आगे फ़ोन आने लगे जी मेरा बच्चा ढूंढो। मेरी मदर को रोज़ के 10-20 फ़ोन आ जाते हैं, तो फिर मैं सर्च करता हूँ, फिर उनका मैच करता हूँ, फिर मिलवाता हूँ। जी। अच्छा सर, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो चाहे माता पिता हों चाहे वो बच्चे जो थोड़ी सी समझ रखते हैं, उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो चाहे अनचाहे इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बच सकें, अपने माता पिता से बेशक दूर हो जाएं, लेकिन ऐसे दूर ना हो कि उनको ढूंढने के लिए स्पेशल आप जैसे लोगों की मदद लेनी पड़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अपने माता पिता से ना बिछड़ें। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी परिवार का लोग है अपने बच्चे को पढ़ाएं और उस पर नज़र रखें। जैसे स्कूल जा रहा है भाई, कोई उसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर रहा है, या उस बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना तो उसका आधार कार्ड बनवाया जाए। और किसी के साथ भेजने से पहले हमें उसका पूरा डाटा होना चाहिए, हम किसके साथ अपने बच्चे को भेज रहे हैं और किस लिए भेज रहे हैं जी। तो इन चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए। और गरीबी के कारण या प्रॉब्लम में आके या पैसे के लालच में आके अपने बच्चे को किसी के साथ हवाले ना करें। उस बच्चे को वो क्या पता क्या करेगा जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, साथ ही बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि हाँ आपको कोई एक टॉफ़ी के नाम पे या पैसों के नाम पे कह रहा है कि हाँ मेरे साथ चलो, तो वैसा ना करें। कोई भी बच्चा है कहीं पार्क में घूम रहा है, खेल रहा है, कहीं जा रहा है, या कोई उसके पूछ रहा है, तो उस बच्चे को अपने परिवार से बताना चाहिए, अपने मम्मी पापा से उसके बात बतानी चाहिए, अंकल मेरे को देख रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। ये सारी चीज़ें निगरानी रखनी चाहिए। किसी की भी
कोई चीज़ है जैसे कोई टॉफ़ी देता नहीं लेनी चाहिए, उसको तुरंत अपने फादर को बताना चाहिए, मम्मी को बताना चाहिए, भाई अंकल रोज़ देख रहा है या भाई आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये छोटे छोटे हमारी ही वो है, हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे भाई इस टाइम गया है कि वापस क्यों नहीं आया। तो ये छोटे छोटे कानून हैं। एक बच्चे आजकल फ़ोन देखते हैं, बच्चे पर निगरानी रखनी चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, किस लिए देख रहा है, कितनी देर देख रहा है। वो भी बच्चा शिकार हो सकता है। ऐसे ऐसे गेम है, उस बच्चा उड़ जाता है, फिर माँ बाप उसके अंदर परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, फ़ोन से आपने एक और मेरे जहन में सवाल उठाया कि एआई आजकल बहुत चर्चित है, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ आज की डेट में हो गई है कि वो आपकी पूरी दुनिया ही बदल के रख दी है उसने। फ़ोन में ही ऐसी चीज़ क्रिएट कर देंगे कि जिसका असल दुनिया से कोई नाता ही नहीं है। तो उस दौर में दो सवाल हैं। एक ये कि आप जब बच्चों को सर्च करते हैं उसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई रोल अब तक हुआ है, और दूसरा ये कि बच्चों को इस चीज़ से कैसे बचें, क्योंकि जैसे आपने फ़ोन की बात की, फ़ोन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ हो गई है जो कि बहुत ख़तरनाक स्तर पर मैं अपने तरफ से कहूँगा कि इसका यूज़ हो रहा है। आपकी आवाज़ चेंज, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, फोटो चेंज कर देते हैं, फोटो चेंज, आपकी शक्ल का हूबहू तैयार कर देंगे। मेरे सामने आते हैं ऐसे केस। हाँ जी। अभी एक केस था मेरे पे, बच्चा गुम है, तो उस बच्चे का जैसे परिवार के लोग हैं भावनाओं में उसकी फ़ोटो को वायरल कर देते हैं। तो जो अगले चीटर लोग हैं या जो उस पर काम कर रहे हैं वो ऐसे ही फ़ोटो बनाएंगे, सेम बिल्कुल परिवार को भेजेंगे, भाई आप ये बच्चा हमारे पास है, इतने पेमेंट भेजो। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आप इसका नंबर मुझे दो और आपने कुछ नहीं भेजना इस पर। तो उस चीज़ से ही बचना है। बिल्कुल। जो परिवार के लोग गुम हो जाते हैं उनको उससे भी सावधान रहना है। वो लोग क्या करते हैं, उसका फेस बना लेंगे, आवाज़ ऐसी बना लेंगे और कॉल करेंगे भाई ये मेरे पास है, छोटी सी बात सुनाएंगे उसको। बिल्कुल। परिवार भावना में जाता है, फट पैसे भेजेगा। हाँ जी। तो उस चीज़ से भी बचना है। तो किसी के भी उसमें ना आए, और कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है अपने परिवार में उसको शेयर करें। शेयर करने से उसका समाधान निकलेगा। पुलिस को बताएं, अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में जाएं, भाई मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो अपने आप ही कुछ उस पर डिसीजन ना ले इतना जल्दी, और इन चीज़ों से सावधान रहे। एक्चुअल में सर, जब ऐसी कोई बात हो जाती है तो पुलिस की जो छवि है उसमें पहल जो है वो इंसान जाने से डरता है। तो उस छवि को भी सुधारने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। साइबर का नंबर है 1930-1930। इस पर कॉल करो फटाफट, तो वो आपकी सुनेंगे। हर चीज़ पे साइबर काम कर रही है, उस पर बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे हरियाणा में जी। तो उस चीज़ को उसी टाइम जैसे कोई आपको लगता है भाई ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है, आप उसकी उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसमें पता लगेगा ना भी ये कौन है, कहाँ से है, किस लिए कर रहा है। यानी मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो लोगों को भी खुद को ये समझने की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे कहूं सर, आजकल का ज़माना वो ज़माना नहीं रहा कि हम दूसरे इंसान पे ही पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। हमें खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। सर हम पता क्या है, हम अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं जी। कोई हम जैसे कोई आदमी आपको बहलाता है, फुसलाता है, आपको प्रलोभन देता है, जो लालच में आया वो फंसा। बिल्कुल। तो हमें ऐसा ये बताओ, कोई हमारे को क्यों दे पैसे? बिल्कुल। तो हम प्रॉब्लम में फंसेंगे तो वो अगला उसका फायदा उठाएगा जी। तो इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी करना है तो संबंधित में जाके पूछें या बैंक में जाके पूछें। खुद ही हम उस पर वो करने लग जाते हैं, फिर उसका फंस जाते हैं। अच्छा सर, एक और यहीं से एक और सवाल निकल रहा है। आजकल वो भी बहुत चल रहा है सर कि आपको वीडियो कॉल आती है, सामने जो है वो वर्दी में एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, और वो आपको कहता है कि जी आपके ऊपर तो केस हो गया है, और केस की कॉपी ये है, भाई इतने पैसे दो, ऐसे करो, और भाई तब तुम छूट पाओगे। ये तो सर ये मिसिंग में भी मैंने एक दो बार देखा ऐसा। हमारे पास एक पानीपत का केस था, उसमें भी कॉल आते थे कि भाई ये बच्चे मेरे पास हैं, मैंने इसको ये कर दूंगा, अंदर ये कर दूंगा। तो हमने उसका कई बार डाटा उठाया, वहाँ खुद गए भी हैं और उसको वो भी किया। एक बंदा और था, उसको गिरफ्तार भी किया है। तो ये चीज़ें क्या, हमें सावधान रहना ऐसे लोगों से जी। तो वो आपको ऐसे अरेस्ट कर देगा कि आप उससे निकल नहीं सकते। डिजिटल अरेस्ट कर देगा। तो आप को ऐसा गुमराह कर देगा भाई, आप कहीं सोच भी नहीं सकते। तो थोड़ा टाइम भी हमें भी देना चाहिए ना कि भाई ये ऐसे आ रहा है तो अपने शेयर करें, परिवार में शेयर करें, किसी को पता ही नहीं होता जी। एक बच्चा साथ बैठा आपके और आपके पास कॉल आ रहा है मेरे पास है, भाई बच्चा कहाँ से आ गया तेरे पास?
तो ये चीजें छोटी छोटी है जो हमें ध्यान रखनी खुद को गौर करने की गौर जरूरत करनी है। मैं यहाँ एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ सर आपसे। ये हमारे ही जानने वाले थे, तो उनका एक दिन मुझे कॉल आया। कहते हैं कि मुझे कॉल आ रही है किसी की और बोल रहे हैं कि जी मेरे पास आपकी न्यूड वीडियो है और भी मैं उसको वायरल कर दूंगा, आप पैसे दो। और वो जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि मेरा तो ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब मैंने तो अपने परिवार के अलावा कुछ देखा ही नहीं। तो भाई अब बताओ भाई। तो मैंने कहा जब आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं वो है। कर दो और उनको बोल दो कि वो कहें कि हम बॉम्बे से बोल रहे हैं और भाई हम तो आपके घर आ रहे हैं। मैंने कहा उनको कि आप बोल दो जी आ जाओ घर भी, कोई बात नहीं। तो फिर पहले वो डरे हुए थे, लेकिन जब मैंने उनको हौसला दिया और ये कहा कि उनको बोल दीजिए आप, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है आपके पास है आप कर दो। पहली बात तो वायरल कर दो, दूसरी बात ये कि आ जाओ आप घर पे आ जाओ। तो फिर उनकी कॉल नहीं आई। अब मेरा सवाल आपसे इसलिए है कि ये तो हालांकि इसको थोड़ा टाइम हो गया, 2 साल हो गए इस बात को। आज की तारीख में तो एआई उसको भी जनरेट कर देगा, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे इतने फोटो हैं कि आपका सिर्फ चेहरा ही चाहिए, बस और क्या चाहिए। तो बॉडी तो किसी की भी लग जाएगी और बॉडी भी वो पूरी बना देगा एआई सर उसको। तो फिर उसको कैसे, मतलब अगर 1 सेकंड के लिए हम ये कहें कि अगर मान लीजिए वो वायरल भी कर देता है तो सामने वाले की तो बेइज्जती हो ही गई। सर वो उसको हम पहचान भी सकते हैं। ये मेरे सामने को फोटो आता है ना, मैं एक मिनट ये नकली है जी, वो सर उसका आप कितना ही कोशिश कर लो पर वो जो झलक है ना उसको हम पहचान सकते हैं। नहीं वैसे तो वो एआई वीडियो जो है वो भी, क्योंकि वो लंबे नहीं होते हैं और उसमें वो थोड़ी ही देर के लिए होते हैं तो उसका पता लग जाता है। लेकिन एक इंसान जिसने जिंदगी में कुछ ऐसा किया ही नहीं है, उसका वो अगर 10 सेकंड का वीडियो भी है तो उसकी तो जिंदगी खराब है। तो सर ये चीजें हैं, जैसे ही ये हम किसकी गलती हुई, हमारी तो हुई ना। हम कहीं बम्बई जा रहे हैं, सबसे पहले एयरपोर्ट पे सेल्फी, घर से बाहर निकले फिर सेल्फी। मेरा ये है भाई कम अपने फोटो मत डालो, कोई हमारे को देख रहा है, फेसबुक पे फोटो, इंस्टाग्राम पे फोटो, हर चीज पे फोटो डाल रहे हैं। तो वो क्या है, वो उसको उठाते हैं वहां से, कोई वीडियो डाल दी, तो इन चीजें की किसकी गलती है। दूसरे ये भी कि अपनी हर पर्सनल चीज को आप शेयर ना करें। और बच्चों की फोटो नहीं डालनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है किसी बच्चे की फोटो डालो ही मत। जैसे देखो कोई भी हम कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पहले वहां डालेंगे, अगला तो वो देख रहे हैं ना भाई घर खाली है। हाँ जी बिल्कुल। तो इन चीजों से सावधान रहना चाहिए ना सर, मेरा तो मानना ये है। बिल्कुल सर। अभी हाल ही में आपको डीजीपी उत्तम सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। सर मैं तहे दिल से अपने डीजीपी सर का धन्यवाद करता हूं, हमारे एडीजीपी मैम का, जो मुझे इस कार्य के लिए डीजी उत्तम सेवा मेडल प्रदान हुआ है और इसके लिए 50,000 रुपये का इनाम तो अभी मेरे को मिला है और 25 तारीख को। और तो इसलिए मैं अपने हरियाणा गवर्नमेंट का और अपने हरियाणा पुलिस का, अपने डीजी सर का, एडीजी मैम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमने जो बैठ कर एक बारीकी से पे चर्चा की, इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाए। बच्चे बेचारे गुम हो जाते हैं, उनके भी परिवार तक पहुंचाने का हम कार्य मैं कर रहा हूं। और किसी का बच्चा गुम हो जाता है तुरंत पुलिस को सूचना दे, या लावारिस मिल जाता है उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की सर, और इतने अच्छे तरीके से आपने हर चीज़ को बताया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आप फेमस हैं बजरंगी भाईजान के नाम से, लेकिन आपको बताऊं कि एक और फिल्म है एक ही बंदा काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर वो नाम बहुत अच्छा सूट करता है कि एक ही बंदा काफ़ी है, क्योंकि आपने अकेले नहीं जितने केस सुलझाए हैं और आगे भी आप सुलझा रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी और आपके काम को देखकर लगता है कि वाकई में एक ही बंदा काफ़ी है इस काम के लिए। और हरियाणा पुलिस के लिए भी ये कहना सही है कि हाँ, हरियाणा पुलिस में जिस हिसाब से एएसआई राजेश कुमार जैसे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ही बंदा काफ़ी है। सर, आपने इतना अच्छा टाइम दिया और इतनी अच्छी बात की, उसके लिए आपका शुक्रिया।